गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में पर्यवेक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरविजन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यवेक्षण को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पर्यवेक्षण होता क्या है, पर्यवेक्षण किसे कहते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ होता है दूसरे के कार्यों का अधीक्षण करना। दूसरे के कार्यों का अधीक्षण करने का अर्थ है दूसरे के कार्यों की देखरेख करना। मतलब एक जो अधिकारी, कोई भी संगठन है उसमें कुछ अधिकारी होता है, उसके नीचे काफी सारे अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करते हैं। तो एक उच्च अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो अपने नीचे से कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करे। यदि उन्हें परेशानी आ रही है या किसी प्रकार की समस्या आ रही है कार्य करने में, तो वो उनका समाधान भी करे। अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करना पर्यवेक्षण कहलाता है। अधीक्षण का अर्थ होता है, अधीक्षण को अर्थ हम बताएंगे देखरेख करना। देखरेख करना, नीचे जो भी कर्मचारी हैं उनके कार्यों की देखरेख करना अधीक्षण कहलाता है। दूसरी जो परिभाषा है वो हम उसे समझते हैं दूसरे के कार्यों का सत्ता के साथ निर्देशन है। अर्थात पर्यवेक्षण जो है वो दूसरों के कार्यों का अधीक्षण भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ उस अधिकारी के पास सत्ता भी होनी चाहिए। सत्ता मतलब अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वो नीचे के कर्मचारियों पे के कार्यों का अधीक्षण कर सके। पर्यवेक्षण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सुपर प्लस विजन। सुपर प्लस विजन। सुपर का अर्थ होता है हिंदी में उच्च, और विजन का अर्थ होता है दृष्टि। अर्थात अपनी उच्च दृष्टि के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यों की देखरेख करना, साथ ही साथ अपना सत्ता के प्रयोग के द्वारा उनसे कार्य करवाना पर्यवेक्षण कहलाता है। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के प्रकार की। पर्यवेक्षण को हम दो प्रकार से मान सकते हैं। एक तो होता है जो भी पर्यवेक्षण होगा, जो भी अधिकारी पर्यवेक्षण करेगा वो इस प्रकार से पर्यवेक्षण करेगा कि संगठन के आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अर्थात एक अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से पर्यवेक्षण किया जाएगा जिससे कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो एक पर्यवेक्षक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। दूसरा प्रकार है कार्य विधि या प्रक्रिया की देखरेख। दूसरे प्रकार के पर्यवेक्षण से हम क्या समझते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी कार्यविधि क्या है, जितने भी कर्मचारी नीचे कार्य कर रहे हैं, उस अधिकारी के नीचे कार्य कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों की कार्य करने की जो विधि है या कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसकी देखरेख करने को हम पर्यवेक्षण कहते हैं। तो दो प्रकार से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। पहला है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षण किया जा सकता है, और दूसरा कार्यविधि या प्रक्रिया की देखरेख के लिए पर्यवेक्षण किया जा सकता है। ये बात होती है पर्यवेक्षण के प्रकार की। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की तकनीक। तकनीक मतलब किस प्रकार से एक संगठन में पर्यवेक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले तकनीक जो किसी भी संगठन में प्रयोग की जाती है वो है योजनाओं का पूर्व में अनुमोदन। कहने का अर्थ है संगठन में जो भी योजनाएं होती है उनको पहले से ही तैयार कर ली जाती है, उनकी पहले से ही नीतियां तैयार कर ली जाती है। संगठन के द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित करनी होती है उनका जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही तैयार कर लिया जाता है और पर्यवेक्षण के माध्यम से अनुमोदन कर लिया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस किसी भी पर्यवेक्षण के लिए योजनाओं का पूर्व में अनुमोदन होता है। दूसरी जो तकनीक है वो है सेवा का एक निश्चित स्तर तय करना। सेवा का एक निश्चित स्तर तय करने का अर्थ होता है कि संगठन में कोई भी अधिकारी है, यदि संगठन में कोई भी अधिकारी है वो नीचे कर्मचारी को कार्य देता है तो वो उसका जो प्रत्येक दिन का टारगेट है, प्रत्येक दिन का जो कार्य सीमा है उसे निश्चित करता है, तो कार्य के स्तर को निश्चित करता है।
कहने का अर्थ है यदि किसी अधिकारी के नीचे टाइपिस्ट कार्य करता है, एक टाइपिस्ट जो होता है वो टंकण कार्य जो करता है, तो उसे वो किस प्रकार से दिशा निर्देश करेगा। एक टाइपिस्ट है, उसे ये कार्य दिया जाता है कि आपको एक दिन में 10 पेज टाइप करने हैं, तो उसका ये 10 पेज टाइप करने का अर्थ है उसका सेवा का स्तर निश्चित कर दिया जाता है, जो कि पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाता है, तो उसके दिन का टारगेट निश्चित कर दिया जाता है। तीसरी जो तकनीक है पर्यवेक्षण की वो है आय व्यय पर नियंत्रण। एक पर्यवेक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि संगठन में जो भी कार्य हो रहा है उसको आय कितनी हो रही है और जो कार्य हो रहा है उसमें व्यय कितना हो रहा है। तो यदि ज्यादा खर्च होता है तो उस पर नियंत्रण करने का कार्य भी पर्यवेक्षक का होता है। तो आय व्यय पर नियंत्रण जो है वो पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाता है। चौथी तकनीक है अधीनस्थ कर्मचारियों में से मुख्यों की नियुक्ति। कहने का अर्थ है कि पर्यवेक्षक जब अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है तो उसके नीचे जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं तो उसमें से वो एक मुख्य की नियुक्ति करता है, मतलब लीडर की नियुक्ति करता है जो कि उन कार्यों को देखता है। तो अधीनस्थ कर्मचारियों में से मुख्य की नियुक्ति करना भी पर्यवेक्षण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। पांचवी जो तकनीक है वो है कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन मांगना। कहने का अर्थ है पर्यवेक्षक जो होता है वो संगठन के जो भी साल भर के कार्य होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट मांगता है समय समय पर। कहने का अर्थ है यदि वो मासिक कार्य करवाता है, तो महीने का कार्य करवाता है, निश्चित कार्य होता है तो वो उसकी मंथली रिपोर्ट मांगता है, और यदि ईयरली कोई कार्य होता है तो उसकी ईयरली रिपोर्ट या ईयरली प्रतिवेदन मांगने का जो अधिकार होता है वो पर्यवेक्षक का होता है। तो कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन मांगना भी पर्यवेक्षक का एक महत्वपूर्ण तकनीक होती है। तो ये 5 तकनीक है जो कि पर्यवेक्षण की तकनीक मानी जाती है, जिसमें पहला है योजनाओं का पूर्व में अनुमोदन, दूसरा है सेवा का एक निश्चित स्तर तय करना, तीसरा है आय व्यय पर नियंत्रण रखना, चौथा है अधीनस्थ कर्मचारियों में से मुख्यों की नियुक्ति, और पांचवा है कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन मांगना। अब हम बात करते हैं प्रकार की। यदि संगठन में देखा जाए तो जो पर्यवेक्षण होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक सूत्र पर्यवेक्षण और एक होता है कार्यात्मक पर्यवेक्षण। सूत्र पर्यवेक्षण का अर्थ होता है कि एक निश्चित सूत्र पर्यवेक्षण में जो भी अधिकारी गण होते हैं वो अधीनस्थ कर्मचारियों को काफी सारे कार्य देते हैं और उन कार्यों में से अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने होते हैं। तो सूत्र पर्यवेक्षण के माध्यम से एक पर्यवेक्षक अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरा जो पर्यवेक्षण होता है वो है कार्यात्मक पर्यवेक्षण। कार्यात्मक जो है उसका अर्थ होता है कि एक निश्चित कार्य या विशेष कार्य एक अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को जब एक विशेष कार्य दिया जाता है वो कार्यात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से दिया जाता है। तो एक पर्यवेक्षक विशेष कार्यों की देखरेख करने के लिए कार्यात्मक पर्यवेक्षण का कार्य करता है। तो 2 प्रकार के पर्यवेक्षण हो गए, सूत्र पर्यवेक्षण और कार्यात्मक पर्यवेक्षण। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के कार्यों की। पर्यवेक्षण के जो गुण है या कार्य आप कुछ भी समझ लीजिए। पर्यवेक्षण का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है विशेष कौशल। विशेष कौशल का मतलब होता है यदि पर्यवेक्षक को कोई भी कार्य दिया जाएगा तो उस पर्यवेक्षक जो कार्य करता है उसमें एक विशेष कौशल होना चाहिए, उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।
एक विशेष कौशल के साथ में पर्यवेक्षक कार्य करता है। दूसरा है संस्थानीय ज्ञान। कोई भी पर्यवेक्षक है उसको संस्था के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, संस्थानीय ज्ञान होना चाहिए, संस्था किस प्रकार से कार्य करती है, ये सभी ज्ञान एक पर्यवेक्षक को होना चाहिए। तीसरा जो कार्य है वो योग्यता मानक प्रकृति। कहने का अर्थ है एक अधिकारी के अंडर में जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करते हैं उनमें मानवीय संबंधों के आधार पर अधिकारी को अपने कार्य करवाने चाहिए। उनको मानव प्रकृति पर आधारित, मतलब कहने का अर्थ है कि संवेदना पे आधारित, यदि वो संवेदना के साथ में कार्य करवाएगा तो वो कार्य अधिक सफल होगा। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षक के गुण की। एक पर्यवेक्षक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। एक पर्यवेक्षक में पहला जो गुण है वो है कार्य के स्वरूप का ज्ञान। कार्य के स्वरूप का ज्ञान। एक पर्यवेक्षक जो है उसे सबसे पहले खुद को कार्य का सही ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का कार्य अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाना चाहता है और उन कार्यों को करने से किस प्रकार संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। तो सबसे पहले पर्यवेक्षक का जो गुण है वो है कार्य के स्वरूप का ज्ञान। जब तक उसको कार्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य के बारे में नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले उसे कार्य के बारे में सभी नॉलेज होनी चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य करवा सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत योग्यताएं। एक पर्यवेक्षक में व्यक्तिगत योग्यताएं होनी चाहिए। उसका शिक्षा स्तर उच्च होना चाहिए, उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, ये सभी गुण होने चाहिए। तो व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर पर्यवेक्षक के गुणों को निर्धारित किया जाता है। तीसरा जो है वो है अध्यापन क्षमता। अध्यापन क्षमता एक पर्यवेक्षक में अध्यापन की क्षमता भी होनी चाहिए। चौथा है सामान्य अपेक्षा। एक जो पर्यवेक्षक है उसमें सामान्य अपेक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए। एक पांचवा है नैतिक विचार। एक जो पर्यवेक्षक होता है उसके नैतिक विचार अच्छे होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, एक पर्यवेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति अनुशासित होना चाहिए। जब तक वो खुद अनुशासित नहीं होगा तब तक वो अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य नहीं करा सकता। तो एक जो पर्यवेक्षक होता है उसके नैतिक विचार उच्च होने चाहिए। सिक्त जो है उसमें साहस और धैर्य होना चाहिए। जब भी हम किसी संगठन में कार्य करते हैं तो हमारे अंडर में या किसी अधिकारी के अंडर में काफी सारे कर्मचारी होते हैं। उन कर्मचारियों का मानसिक स्तर या उनका व्यवहार अलग अलग होता है। तो उस व्यवहार के आधार पर उनसे कार्य करवाने के लिए एक पर्यवेक्षक में साहस और धैर्य, पेशेंस काफी कुछ होना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्य आसानी से करा सके और उसे कार्य कराने में कठिनाई ना आए। इसलिए उसे धैर्य का प्रमुख गुण उसमें होना चाहिए। धैर्य के साथ यदि वो अधीनस्थ कर्मचारियों को पर्यवेक्षण करेगा तो वो कार्य आसानी से होगा और संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। सातवां जो गुण है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा करते एक जो पर्यवेक्षक होता है उसमें जिज्ञासा तो होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। नई नई तकनीकों का उसको ज्ञान होना चाहिए, संगठन के बारे में नए नए कार्य कराने के तरीके का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो एक पर्यवेक्षक में होनी चाहिए। ये सब आप अपनी जो भी कॉपी है उसमें नोट कर लीजिए। तो हमने आप पर्यवेक्षण की बात करी है, पर्यवेक्षण के प्रकार के बारे में बात की है, पर्यवेक्षण की तकनीक, पर्यवेक्षण के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब हमें पर्यवेक्षण में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की पर्यवेक्षण में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर हम लघुतात्मक प्रश्न की बात करें
यदि हम लघुत्रात्मक प्रश्न की बात करें, यदि हम लघुत्रात्मक प्रश्न की बात करते हैं तो जो पहला प्रश्न है, पर्यवेक्षण किसे कहते हैं? या पर्यवेक्षण का अर्थ समझाइए। तो आपको इसमें पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, इसमें आप पर्यवेक्षण का जो अर्थ है वो बताएंगे, साथ ही साथ आपको 2-3 डेफिनेशन है वो बतानी पड़ेगी। तो पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, पर्यवेक्षण का अर्थ समझाइए, किसी प्रकार से भी छोटा प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। निबंधात्मक प्रश्न जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें होगा पर्यवेक्षण का अर्थ समझाइए। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण के प्रकार, पर्यवेक्षण की तकनीकी, कार्य एवं पर्यवेक्षण के गुणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। निबंधात्मक प्रश्न में पर्यवेक्षण का अर्थ समझाइए, पर्यवेक्षण के प्रकार, उसकी तकनीकें, पर्यवेक्षण की तकनीकें क्या होती हैं, पर्यवेक्षण के कार्य क्या होते हैं, और एक अच्छे पर्यवेक्षण में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी टॉपिक में। तो इस प्रकार से आपका निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है। करने का तरीका इसमें वही है, डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न है उसको करने का तरीका सेम वही है जो मैं आपको और टॉपिक में बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको भूमिका, या प्रस्तावना, ये हेडिंग डालनी है आपको।
उनकी परिभाषाएं बता दीजिए। भूमिका में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। भूमिका जो ये या प्रस्तावना होती है उसमें आप पर्यवेक्षण एक संगठन के लिए क्यों आवश्यक है, इसमें आप बताइए। पर्यवेक्षण संगठन में पर्यवेक्षण की आवश्यकता। तो जो भूमिका या प्रस्तावना होगी उसमें आप संगठन में पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगठन के लिए पर्यवेक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यवेक्षण के द्वारा ही संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो संगठन में पर्यवेक्षण की आवश्यकता आप इसे 5-6 लाइन में बता दें। फिर आता है पर्यवेक्षण का, आपने भूमिका या प्रस्तावना बता दी, हेडिंग डालनी है आपको, भूमिका या फिर प्रस्तावना, एक ही पॉइंट आपको डालना है, भूमिका लिखिए या फिर प्रस्तावना। फिर सेकंड जो है वो है पर्यवेक्षण का अर्थ। पर्यवेक्षण इसे कहते हैं, पर्यवेक्षण को सुपर प्लस विजन उसमें बांटा है, जो मैंने आपको बताया, तो वो सारा इसमें आपको पर्यवेक्षण के अर्थ में बताना है। सामान्य बोलचाल की भाषा में पर्यवेक्षण किसे कहते हैं और एक संगठनीय प्रशासनीय स्तर पर संगठन किसे कहते हैं। तीसरी जो बात है वो आती है पर्यवेक्षण की परिभाषा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परिभाषाएं आप जब भी लिखें तो 3 से 4 के बीच में आपकी परिभाषाएं होनी चाहिए, 3-4 परिभाषाएं होनी चाहिए। और हमेशा आप जब किसी लोक प्रशासन विचारक का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए टेलर के अनुसार आप जिस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमा में बताइए। जो परिभाषाएं होती है उसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करके उसे इन्वर्टेड कॉमा में ही खत्म करना होता है। आप यहाँ पे परिभाषा लिखिए और उसे इन्वर्टेड कॉमा में खत्म करिए। पर्यवेक्षण की परिभाषाओं के बाद बात करते हैं हम पर्यवेक्षण की तकनीक। अब पर्यवेक्षण की तकनीक आप कैसे बता सकते हैं? इसे वही तरीका है कि 5-6 तकनीक है, 5-6 पॉइंट्स हैं, तो आप इसे एक चार्ट के माध्यम से बता दें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी तकनीक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पर्यवेक्षण की तकनीक के बाद आते हैं हम पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के प्रकार, इसमें 2 प्रकार हैं जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है। वो दोनों प्रकारों का सविस्तार वर्णन कर दीजिए। प्रकार के बाद हम आते हैं एक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण के जो कार्य हैं वो क्या है।
पर्यवेक्षण की कार्य, जैसे आपने पहला जो पॉइंट बताया पर्यवेक्षण की तकनीक, वो चार्ट के माध्यम से बताया, तो आप इसको फ्लो डायग्राम के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे कि आपने पर्यवेक्षण की कार्य विधियों पे आप इसको डिस्क्रिप्टिव या आप इस माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ अपने पॉइंट्स का जो भी नाम है वो लिखिए। इसके बाद आते हैं पर्यवेक्षण के गुण। एक पर्यवेक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसे भी आप उसी प्रकार से, इस प्रकार से आप, मैंने आपको बताया है, डिवाइड आप करते हैं इसको 1 2 3 और जितने भी गुण हैं वो आप इस माध्यम से बता सकते हैं। पर्यवेक्षण के गुण के बाद जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपका प्रश्न खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको बताना है कि जो पर्यवेक्षण है वो, जो आपने पर्यवेक्षण के बारे में जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपने क्वेश्चन में लिखा है, उसका निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है आपको। एक पर्यवेक्षण के माध्यम से संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, अधीनस्थ कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना आती है। तो एक पर्यवेक्षण किस प्रकार से आवश्यक है, किस प्रकार से संगठन को प्रभावित करता है, ये आपको निष्कर्ष में बताना है। आप ये भी 5-6 लाइन्स में आप निष्कर्ष को समझा दें। तो इस प्रकार से आपके निबंधात्मक प्रश्न को डिस्क्रिप्टिव बता सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। आप प्रस्तावना से स्टार्ट करिए और निष्कर्ष में खत्म करिए, भूमिका या प्रस्तावना, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना आवश्यक है। तो आज ये हमारा पर्यवेक्षक टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।